वैज्ञानिक पिछले 40 साल से उसकी तलाश में है, क्योंकि उससे वो ब्रह्मांड के राज जान सकते हैं। अब जाकर वो उन्हें मिला है। क्या हिग्स बोसॉन से हमें सचमुच पता लग सकता है कि हर क्रिएशन कैसे हुआ? क्या हमारे अस्तित्व की वजह एक छलावा है, एक शक्तिशाली छलावा? क्या सचमुच गॉड पार्टिकल है? स्पेस, टाइम और खुद जीवन, जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू द वर्म होल। हम अपने इस ब्रह्मांड में आखिर कैसे आए? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड प्योर एनर्जी के एक धमाके से बना था, मगर किसी तरह से उस एनर्जी ने अपना रूप मैटर में बदल दिया, जिससे कि बाद में स्टार्स, प्लैनेट्स और वो चीजें बनी जिनसे आप और मैं बने हैं। हमारा ब्रह्मांड एक झटके में आग के गोले से ऐसा नहीं बना था, बल्कि उसे ऐसा बनने में कई 100 करोड़ साल लगे। फिजिसिस्ट्स काफी लंबे समय से ये सोच रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक इनविजिबल फोर्स फील्ड फैली है, जो बड़े ही रहस्यमय तरीके से एनर्जी को सॉलिड मैटर में बदल रही है। और अब वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि वो थियोरेटिकल फोर्स फील्ड एक सच्चाई है। उन्होंने उसे एक सब एटॉमिक पार्टिकल से बनाया है, जिसे हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल कहते हैं। क्या उससे क्रिएशन का राज फाश हो पाएगा? क्या आपने कभी नाचता हुआ लट्टू देखा है? जब मैं बचपन में इस रंग बिरंगी शेप को नाचता देखता था, तब मेरा भी दिमाग चकराने लगता था। मुझे लगता कि मैं उसके आर पार अपनी उंगली डाल सकता हूं, मगर जैसे ही उसका नाचना बंद होता, उसका पैटर्न फिर से सॉलिड बन जाता। यह मैटर का सॉलिड नेचर ही फिजिसिस्ट्स को काफी लंबे समय से परेशान कर रहा है। पिछले 40 साल से वो यही सोच रहे हैं कि क्या मैटर वाकई सॉलिड है, और उसकी वजह है हिग्स बोसॉन, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तुम तो जानते हो कि हम उसे क्या कहना चाहते थे, गॉड पार्टिकल। टीवी पर हम ऐसी बातें नहीं कह सकते। उस चीज की तलाश में हमने कितना वक्त और पैसा खर्च किया, फिर भी वो नहीं मिली। आखिर वो पार्टिकल है कहां? डैन हूपर और पैट्रिक फॉक्स शिकागो के ठीक बाहर बनी फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स हैं। हजारों दूसरे फिजिसिस्ट्स की तरह इनका करियर भी इसी इंतजार में बीत गया कि इन हाई स्पीड पार्टिकल कोलिजन एक्सपेरिमेंट्स में इन्हें हिग्स बोसॉन दिखे। उसकी तलाश तो हमें काफी लंबे समय से है। तो अगर वो नहीं होता तो हमारा ब्रह्मांड भी बिल्कुल अलग होता। फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि बहुत ही कम समय के लिए हमारा ब्रह्मांड गॉड पार्टिकल के बिना ही था। वो समय वक्त की शुरुआत का था। तब ना तो फिजिसिस्ट थे, ना ही आर्केड्स। आप इस एयर हॉकी टेबल को ही पूरा ब्रह्मांड मान लीजिए। बिग बैंग के बाद इसका जन्म हुआ, और फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि उस वक्त ब्रह्मांड में सिर्फ प्योर एनर्जी के मासलेस पार्टिकल्स ही थे। आप देख सकते हैं कि सारे पार्टिकल्स करीब करीब एक ही स्पीड पर मूव कर रहे हैं, लाइट की स्पीड से। जाहिर है ये शुरुआती ब्रह्मांड में मासलेस रहे होंगे। मगर हमारा ब्रह्मांड इस हाल में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। सेकंड के एक छोटे से भाग में कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक लीवर खींचकर ढेर सारे पार्टिकल्स को रोक दिया हो। एक वक्त ऐसा भी आया कि हिग्स फील्ड चल पड़ा। उसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स को मास मिल गया, और तब लाइट की स्पीड पर उनका चलना भी बंद हो गया। मगर ये पीले वाले फोटॉन्स तब भी लाइट की स्पीड से चल रहे थे, और लाल और हरे वालों को हिग्स मैकेनिज्म की वजह से मास मिल गया था। उनकी स्पीड कम हो गई थी। फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड ठंडा होने लगा था। हिग्स फील्ड चल पड़ा था। कुछ पार्टिकल्स तब उस फील्ड से इंटरैक्ट करने लगे थे और उन्हें मास मिल गया था। दूसरे पार्टिकल्स तब भी एनर्जी के मासलेस बंडल्स ही थे। कई दशकों से साइंटिस्ट्स उन्हीं पार्टिकल्स को आपस में टकरा रहे हैं ताकि सब एटॉमिक वर्ल्ड में जा सके, और इस दौरान उन्हें दो तरह के बेसिक पार्टिकल्स मिले हैं।
उनमें से एक तो है जो काफी बड़े पार्टिकल्स के ग्रुप हैं जिनमें मैटर है, और दूसरे हैं बोसॉन्स, वो मासलेस पार्टिकल्स जिनमें फोर्स होता है। हिग्स के बिना सारे पार्टिकल्स मासलेस ही होते। अगर हिग्स फील्ड नहीं होता तो कोई और फोर्स कैरियर्स होते, वो भी मासलेस होते और लाइट के पार्टिकल्स की तरह लाइट की स्पीड पर चलते। उन मासेस के बिना एटम्स नहीं होते, ना ही केमिस्ट्री होती, ना ब्रह्मांड की वो चीजें होती जो हमें इतनी इंटरेस्टिंग लगती है। मैं या आप जिन चीजों से बने हैं वो साथ में मिल नहीं पाती और उनकी स्पीड कम हो जाती। ना कोई स्ट्रक्चर होता, ना लाइफ। बिल्कुल, बोर्डम। हाँ। हिग्स की वजह से हमारा ब्रह्मांड इतने वक्त तक टिका रहा कि ह्यूमन लाइफ जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बन पाए। मगर जिस मैटर से हिग्स फील्ड बना है वो कैसे चले? डैन और पैट्रिक के अलावा बहुत साइंटिस्ट्स मानते हैं कि बिग बैंग के जबरदस्त धमाके की वजह से ही वो फील्ड एक्शन में आया था। अभी तक तो मैं अपने हाथों से ही हिग्स मैकेनिज्म को ऑन ऑफ कर रहा था, मगर ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं हो रहा था। जिस तरह से पानी को ठंडा करने पर वो अपने आप ही जम जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड के ठंडा होने पर हिग्स मैकेनिज्म भी अपने आप चल पड़ा। ये पूल क्यू इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हिग्स मैकेनिज्म अपने आप में कितना अनस्टेबल है। आप देख सकते हैं कि ये गिर गया। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हिग्स फील्ड यानी वो फोर्स जिसने एनर्जी के एक गोले को हमारे फिजिकल यूनिवर्स में बदल दिया, वो अपने आप ही चला था। मगर कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसे क्रिएटर ने चलाया था। अगर हम हिग्स फील्ड के बारे में और स्टडी करें तो क्रिएशन का राज भी हमारी समझ में आ सकता है। साइंटिस्ट्स अब उस फील्ड को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि उससे हिग्स बोसॉन बने और वो उसकी स्टडी कर सकें। इसी कोशिश में फिजिसिस्ट्स ने साइंस के इतिहास की सबसे पावरफुल मशीन भी बनाई, LHC यानी लार्ज हैड्रन कोलाइडर। लिन एवंस ही जिनीवा के सर्न में पिछले 40 साल से हर पार्टिकल एक्सेलरेटर बना रहे हैं। इन्होंने जितनी भी मशीन्स बनाई है वो सब आज भी काम कर रही हैं। सच कहें तो वो स्टेजेस के साथ में ही काम करती हैं। हर पुरानी मशीन पार्टिकल्स को इंक्रीमेंटल पुश देती है, जिससे उनमें और ज्यादा एनर्जी आती है और फिर वो जाते हैं करीब 27 किलोमीटर लंबे उस विशाल रिंग में जिसे LHC कहते हैं। मैं 1969 में सर्न आया था। यहाँ सबसे पहले मैंने डुओप्लाज्माट्रॉन आयन सोर्स पर काम किया था, जो असल में प्रोटॉन्स का सोर्स था। उसके बाद उन्हें एक्सेलरेट किया गया। वो एक लीनियर एक्सेलरेटर से एक बूस्टर में जाते जहां उन्हें और एनर्जी मिलती, और फिर वो सुपर प्रोटॉन सिंक्रोटॉन में जाते। आखिर में वो जाते लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में। जब पिछले कुछ दशकों में ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और बेहतर हुए, तब पार्टिकल्स को और ज्यादा एनर्जी मिलने लगी, जिससे वो हर कोलिजन के बाद और ज्यादा नए विशाल पार्टिकल्स बनाने लगे। पुराने एक्सेलरेटर्स में बस इतनी ही एनर्जी थी कि वो दो प्रोटॉन्स को टकरा सकें और दुगने मास वाला एक नया पार्टिकल बना सकें। मगर थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि हिग्स का वजन प्रोटॉन से करीब 100 गुना ज्यादा होता है। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि अगर प्रोटॉन्स को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिले तो उन्हें आपस में टकराकर एक नया पार्टिकल बनाया जा सकता है, जिसका वजन उसके कुछ टुकड़ों से कई गुना ज्यादा होगा। ये कहानी शुरू होती है साइंस के सबसे मशहूर इक्वेशन E=mc² से। सच तो यही है कि हम एनर्जी को मास में बदल रहे हैं। अगर हम कोई बहुत भारी चीज बनाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। आप ये सोचिए कि पार्टिकल फिजिसिस्ट्स एक गोल्फर हैं जो गोल्फ बॉल्स की बजाय प्रोटॉन्स को हिट कर रहे हैं। जाहिर है धीरे धीरे उनके क्लब्स भी बेहतर होते जाएंगे। इसे समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि ये पिचिंग वेज असल में 1960s की मशीन्स हैं। इसे करीब करीब 120 मीटर जगह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि ये ज्यादा दूर तक जा सके। इसके बाद है प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन कोलाइडर। प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन कोलाइडर कहीं ज्यादा पावरफुल था, करीब करीब 7 जैसा। जैसे ही इन पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है, ये दूर से दूर जाने लगते हैं, और आखिर में हमारे पास है वो मशीन जिससे हम
हिग्स बोसोन बना सकते हैं। अगर आप इसकी एनालॉजी चाहते हो तो ये है मेरा बेहतरीन ड्राइवर। अब आप इसे देखिए। इसने उसे आगे बढ़ाया है। हिग्स जितना भारी पार्टिकल बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी किसी भी पुराने एक्सेलरेटर में नहीं थी। लिन और सर्न में इंजीनियर्स की इस विशाल टीम को अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए उसकी लिमिट्स तक ले जाना होगा। जब भी पार्टिकल सामने आते हैं उन्हें एक किक लगती है जिससे धीरे धीरे उनकी एनर्जी बढ़ती है, और ऐसा तब तक होता है जब तक उन्हें पूरी एनर्जी नहीं मिल जाती। फिजिसिस्ट्स को अब भी वो पावर मिल गई है जो उन्हें चाहिए, मगर सिर्फ पावर से ही ये हिग्स बोसॉन को कैप्चर करके उसकी स्टडी नहीं कर सकते। ये काम भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, और भूसे के उस ढेर में लाखों करोड़ों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं।